Yes, dear students, this is your latest paper A2 32 May June 2026। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पेपर सेंड किया है, उन्हें कैसे मिला है आई डोंट नो। फिर 28 क्वेश्चंस हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? व्हेन डू कंज्यूमर्स मैक्सिमाइज यूटिलिटी अंडर इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल? अब इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल आपको पता है, उसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है और वो आंसर सी है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट इज द सेम फॉर ईच प्रोडक्ट। आपको याद होगा एम यू ओवर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई ओवर पी ऑफ वाई। ठीक है, तो यू कैन चेक इट। तो क्विकली इसको कर रहे हैं, तो बाकी डिटेल्स में नहीं जा रहा मैं। ठीक है, बाकी आंसर नहीं है, आंसर सी है, इट्स प्रोडक्ट। आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं कि आपने आंसर क्या दिए थे। व्हाट इज लाइकली रीजन फॉर अ फर्म टू रिमेन स्मॉल? स्मॉल फर्म, ओके, तो वो डाइवर्सिफाई तो नहीं करेगी। यस, नो। टू डिक्रीज द एवरेज फिक्स कॉस्ट, वो बड़ी फर्म तो है नहीं, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट तो उसका कोई होना ही नहीं है ऐसा कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ले, तो ये भी नहीं है। तो टू इंक्रीज मार्केट शेयर, वो भी स्मॉल का नहीं होता। बेसिकली वो चाहता है कि कस्टमर को ऐसी सर्विस दे जो कि उसको वैल्यूएबल सर्विस मिले। ठीक है जी, तो पर्सनल सर्विसेज हो, तो टू प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, अ फर्म इज लोकेटेड इन एन इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ अ सिटी। ठीक है, द डायग्राम शोज द एवरेज कॉस्ट कर्व फॉर दिस फर्म। डन। द फर्म इज इनिशियली प्रोड्यूसिंग ऑन ATC1। अच्छा, ATC1 देखते हैं, एक मिनट जरा कलर चेंज कर लें पेन का, थोड़ा सा इसकी थिकनेस कम करते हैं या। ठीक है, तो ये ATC1 है और वो कहाँ पे है जी? ATC1 और Q1 पे है जी। ये Q1 है और ATC1 है यहाँ पे, वो इधर है। ठीक है, तो क्या हुआ जी? हुआ ये कि व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑफ इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया। अच्छा, टू दिस इंडस्ट्रियल एरिया ऑन द फर्म्स एवरेज टोटल कॉस्ट। क्या हुआ है वो और से देखें दोबारा जरा। वो कहाँ ऑपरेट कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है भाई इधर। ठीक है, उसका ये C1 कॉस्ट है, ये वो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑन इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर? ठीक है जी, ये रोड्स अच्छे हो गए, ट्रांसपोर्ट अच्छी हो गई, टू दिस इंडस्ट्रियल एरिया ऑन फर्म्स एवरेज कॉस्ट। भाई उसकी जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी। गॉट इट? और वो शिफ्ट हो जाएगी, क्वांटिटी तो नहीं उसने ज्यादा प्रोड्यूस करनी ना, आज ही की बात हो रही है, तो क्वांटिटी वो प्रोड्यूस कर रहा है वही, एक्सपेंशन तो नहीं कर रहा, वो इधर तो नहीं जाएगा। तो क्वांटिटी वो Q1 ही प्रोड्यूस करेगा, बट उसकी कॉस्ट कम होके C3 हो जाएगी। ठीक है, इट फॉल्स टू C3, ये आंसर। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आंसर जो है वो ये हमारा इक्विलिब्रियम A टू B शिफ्ट कर जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जाते हैं जी। अब वैसे मैं बाकी बता दूं, मैं सॉरी मैंने बताया नहीं बाकी, अगर आप देखें तो इट फॉल्स टू C2, इट फॉल्स टू C2 यानी कि आप A से B पे मूव कर जाएंगे। नो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ है। ठीक है, एज उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट है ना, वो रॉ मटेरियल नहीं चीपर हो गया, वो उसको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं कि वो अब आप ज्यादा वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। इट फॉल्स टू C4। वेयर इज C4? C4 यहाँ पे आ गया। वही लॉजिक है भाई, ऐसे थोड़ी है कि ये शिफ्ट भी हो जाए और फिर वो ज्यादा भी प्रोड्यूस करे, ये भी नहीं पॉसिबल। और इट इज अनचेंज, तो ये तो इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट, द टेबल शोज द टेबल शोज marginal cost and benefits of last unit of output produced for four goods A, B, C, D. What is not causing market failure? देखें जहां जहां एक्सटर्नैलिटी है ना, ठीक है, एंड इट इज नॉट मैच्ड बाय, या आप ये कह लें कि जहां पर सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू सोशल कॉस्ट नहीं है, यानी कि सोशल बेनिफिट इज, चले एम भी लगा देते हैं, मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज ग्रेटर देन मार्जिनल सोशल कॉस्ट, या मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल सोशल बेनिफिट। जहां जहां भी ये है, तो वहां पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो मार्केट फेलियर है। लेकिन अगर सोशली डिजायरेबल लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हुई है, यानी सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू सोशल कॉस्ट हो रही है कहीं, तो वो पॉइंट आपके पास क्या होगा? नॉट अ मार्केट फेलियर। अब आप चेक करें, दिस इज योर प्राइवेट कॉस्ट PC, शॉर्ट में देखते हैं।
दिस इज योर ईसी, इन दोनों का सम करें तो वो आपके पास क्या बनता है, एससी। तो ये फर्स्ट टू कॉलम योर सोशल कॉस्ट है। अगर आप बी पे देखें तो 10 और 5 को ऐड करें तो 15 बनता है, ठीक है। और यहां भी और 5 और 10 को, प्राइवेट बेनिफिट और एक्सटर्नल बेनिफिट को ऐड करें तो ये 10 बनता है। आंसर बी क्यों है, क्योंकि सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू सोशल कॉस्ट है। आप एम साथ लगा ले, मार्जिनल सोशल कॉस्ट मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल है। बाकी किसी भी जगह ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, तो आंसर इज बी। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं बाकी। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट मस्ट बी फाउंड इन टू मार्केट्स फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू बी प्रॉफिटेबल। अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की थ्री वो हैं, डिग्रीज हैं। फर्स्ट डिग्री में जो प्रोड्यूसर है वो ग्रैब करता है ऑल द कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम यू। सेकंड डिग्री में द मोर यू बाय द लेस यू पे, बल्क बाइंग हो गया, ये डिमांड कर पे प्राइस फॉल करेगी जब आप ज्यादा बाय करेंगे Q1 से Q2। जो आपके पास थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसमें इलास्टिसिटीज का डिफरेंस है, वो भी किसका, पीईडी का। देखें दो मार्केट्स हैं, एक मार्केट ए है एक मार्केट बी है। मार्केट ए में इन इलास्टिक डिमांड है, बी में इलास्टिक डिमांड है। तो ए में वो अगर इलास्टिक डिमांड है तो प्राइस लो रखेगा, और बी में अगर इन इलास्टिक डिमांड है तो प्राइस हाई रखेगा। गॉट इट। तो इसका मतलब है आंसर ए है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो डिफरेंस है उसकी बेस के ऊपर टू मार्केट्स के अंदर प्राइस डिस्क्रिमिनेट करेगा प्रोड्यूसर। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी। द टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट परफेक्टली कंपिटिटिव फर्म विच प्रोड्यूस वेयर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू पे वो प्रोड्यूस करे थी। अच्छा, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट्स का रॉन्ग हुआ होगा, ठीक है। मैंने क्रॉस चेक भी किया इस एमसीक्यू को, ठीक है। तो अब मसला है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं जरा, ठीक है। प्राइस कितनी है जी, 2। क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, 20। अगर आप 2 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो आपका टोटल रेवेन्यू कितना बनता है, 40,000। उसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, ये। और फिक्स कॉस्ट कितनी है, ये। अब आपने क्या किया, 1.50 को मल्टीप्लाई किया 20,000 से। तो अभी कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं कैलकुलेटर से। 1.50 को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 1.50 मल्टीप्लाई बाय 20,000, ठीक है जी। तो ये हो गया जी, आपके पास आ रहा है 30,000 आपकी है, 30,000 आपकी है वेरिएबल कॉस्ट, 5,000 आपके पास है फिक्स कॉस्ट। सो 40,000 में से आप माइनस कर दें 35,000, तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, 5,000 का। गॉट इट। टोटल रेवेन्यू में से आपने टोटल कॉस्ट को माइनस किया और आपको ये प्रॉफिट। अब आगे चलते हैं, ठीक है जी। तो वो कहता है कि भाई, बाय हाउ मच वुड मंथली प्रॉफिट ऑफ द फर्म चेंज इन शॉर्ट रन इफ इट चूजेस टू शट डाउन इमीडिएटली। अगर वो शट डाउन हो जाए इमीडिएटली, सो व्हाट विल हैपन। अब देखिए, हमारे पास कोई टेबल नहीं है, हम एमसीएमआर को कैसे जज करें, हमें क्वांटिटी की चेंज भी नहीं पता। ये जो इसने ये वाली बात की ना, तो कुछ स्टूडेंट ने सोचा होगा कि भाई एमसीएमआर कैसे निकलेगा, ठीक है। और कुछ डिफरेंस पता हो तो फिर हम एमसीएमआर को वो जज करने की कोशिश करें। एनीवेज, एनीवेज ओके। वो कहता है भाई, आज ही फर्म शट डाउन हो गई, ठीक है। मंथली फर्म्स क्या कहता है कि बाय हाउ मच वुड द मंथली प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस चेंज इन द शॉर्ट रन इफ इट चूजेस टू शट डाउन इमीडिएटली। ओ माय गॉश, अगर वो शट डाउन हो जाती है आज ही तो क्या होगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि भाई, मैं बैकग्राउंड में जरा कैलकुलेशन कर रहा था, ठीक है। तो क्या है कि अब अगर वो शट डाउन हो जाती है, तो शट डाउन हो जाती है तो वो जो उसे रेवेन्यू मिलना था वो तो नहीं मिलेगा, और उससे फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तो उसको 5,000 का लॉस हो जाएगा। वो जो रेवेन्यू आ रहा था 40,000 का वो तो नहीं आएगा, ठीक है। उसे ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ेगी, फिक्स तो वो बियर करेगा। तो अब माइनस हो गया 5,000, पहले था प्लस 5,000। तो जरा ये डिफरेंस देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर क्या किया होगा, 10,000। गॉट इट। अब आंसर बी भी हो सकता है, लेकिन देर इज अ ग्रेटर चांस कि जो एग्जामिनर है वो बी भी कर दे और सी भी कर दे। सी वो क्यों करेगा, हो सकता है वो आपको ले जाए कंट्रीब्यूशन की तरफ। जिन्होंने बिजनेस स्टडी पढ़ा हुआ है उन्हें तो पता है कंट्रीब्यूशन का। तो आप क्या करेंगे कि रेवेन्यू में से
आप क्या करेंगे कि आपका जो रेवेन्यू है वो 40,000 है, जो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, क्या पढ़ते थे हम, कंट्रीब्यूशन, ये आपके पास फिक्स कॉस्ट है, प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो मैं टोटल कंट्रीब्यूशन अगर निकालूं, प्राइस तो है 2, 2 में से माइनस कर दें 1.50, ठीक है, तो बचता है 0.50, मल्टीप्लाई कर दें 20,000 यूनिट्स के ऊपर, तो ये बनता है 10,000। तो आपको एक तो लॉस होगा कंट्रीब्यूशन का 10,000 का, दूसरा आपको 5,000 का भी लॉस होगा। तो ये दोनों जो लॉसेज होंगे ये बन जाता है 15,000 का लॉस। तो अब ये उसकी सोच पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सोचता है। आप देखें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने क्या किया। नाउ दिस इज द केस, ये नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी है, चेक करें, जब भी सोशल कॉस्ट ऊपर हो और प्राइवेट कॉस्ट कम हो तो ये क्या होता है जी, ये नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी की इंडिकेशन है। अब वो क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर, अ केमिकल फर्म प्रोड्यूसेस टॉक्सिक फ्यूम्स एंड इंपोज अ कॉस्ट ऑन द सोसाइटी, ठीक है जी, और वो एक्स पॉइंट के ऊपर ऑपरेट करिए, तो गवर्नमेंट इंपोजेस अ टैक्स, और टैक्स आपको बताया हुआ है कई बार कि ये डिस्टेंस होता है बिटवीन टू कर्व्स, यानी एक्स वाई ये टैक्स है, ठीक है। तो हाउ मच वुड द इम्प्रूव द रिसोर्स एलोकेशन, इससे इससे रिसोर्स एलोकेशन कैसे इंप्रूव होगी भाई, रिसोर्स एलोकेशन इस तरह से इंप्रूव होगी कि यू विल ऑपरेट नाउ एट Q2 और आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, प्राइस हाई हो जाएगी, टैक्स का बर्डन कुछ कंज्यूमर पे आएगा, कुछ प्रोड्यूसर पे आएगा, ये इंटरनलाइज हो जाएगा, ठीक है जी। एक्सटर्नल कॉस्ट जो है वो एक्सटर्नलाइज हो जाएगी, सॉरी 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 सॉरी, एक्सटर्नल कॉस्ट इंटरनलाइज हो जाएगी, मैं दोनों ई से कह गया। तो इट विल इंटरनलाइज द एक्सटर्नल कॉस्ट, यानी कंट्रोल करेगी, प्राइवेट कॉस्ट तो नहीं होगी ना, है तो कॉस्ट ही ना। तो कुछ बच्चे सोचेंगे बी और डी का, बेनिफिट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ठीक किया है, जिन जिन से भी मेरी बात हुई है, दे वर सेइंग कि सर हमने बी ही किया है। व्हाट वुड हेल्प अ ट्रेड यूनियन टू निगोशिएट, अब ट्रेड यूनियन चाहती है कि हम निगोशिएशन करें कि हमारी सैलरी इंक्रीज करें भाई, वेज इंक्रीज करें, विदाउट कॉजिंग द रिडक्शन इन द अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी फॉल ना करे और यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। यूजुअली ये होता है ना कि आप जैसे ही पीमिन लगाते हैं, ठीक है, जैसे ही पीमिन लगती है तो क्या प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि जी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, कितना, अगर इनिशियल लेवल से कहूँ तो ये एम्प्लॉयमेंट पहले थी तो अब ये एम्प्लॉयमेंट हो गई, तो एम्प्लॉयमेंट इतनी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, और अगर हम सरप्लस देखें तो इतना सरप्लस क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा कौन सा काम हो कि अनएम्प्लॉयमेंट हो ही ना, तो वो होगा कि अगर फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो, फर्म को ऑर्डर्स मिल रहे हों, मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो रही हो, देखें कहां पर ऐसा है, लेबर कॉस्ट और मेजर प्रोपोर्शन, ये तो फिर नहीं करेगा, फिर तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी। अगर इफ द लेबर कॉस्ट और मेजर प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, उसकी ऑलरेडी टोटल कॉस्ट ज्यादा है लेबर का प्रोपोर्शन कॉस्ट में, वो तो कहेगा भाई आई एम गोइंग टू जस्ट ले ऑफ सम वर्कर्स। अच्छा, सेकंड क्या है, बी, इफ द डिमांड फॉर द लेबर एम्प्लॉयड इज इलास्टिक, इफ द डिमांड फॉर द लेबर इज लेबर एम्प्लॉयड इलास्टिक, फिर भी वो छोड़ देगा उनको, वो उसके पास ऑप्शन है ना, वो कैपिटल की तरफ से शिफ्ट हो सकता है, इलास्टिक डिमांड है लेबर की, इसका मतलब ही हैज अल्टरनेटिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इफ द डिमांड फॉर द गुड प्रोड्यूस इज इलास्टिक, इसका भी कोई ताल्लुक नहीं है। इफ द डिमांड फॉर गुड प्रोड्यूस इज इंक्रीजिंग, ये बातें मैंने बताई थी, प्रॉफिट इंक्रीजिंग, ऑर्डर्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिमांड प्रोडक्ट की इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो क्यों निकालेगा भाई वर्कर्स को, तो सैलरी भी देगा, ठीक है, उसका बिजनेस तो एक्सपैंड कर रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, विच स्टेटमेंट रिलेटेड टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्रॉड एंड नैरो मनी इज करेक्ट, हाँ जी, ये आ गया जी मनी से, ठीक है जी। ब्रॉड मनी क्या है जी, नैरो मनी क्या है, नैरो मनी आपके पास होता है जी कैश, करेंसी नोट, कोइंस और डिमांड डिपॉजिट्स, चेकेबल डिपॉजिट्स, ये जाते हैं ना एटीएम लेके जी, पैसे निकलवाने जा रहे हैं जी हम, ठीक है जी, वो फौरन आपके पास हाथ में आ जाता है जी, कैश आ जाता है जी, तो दैट इज डिमांड डिपॉजिट। तो कोइंस, कैश, डिमांड डिपॉजिट, ये सब के सब आपके पास आते हैं नैरो मनी के अंदर। ब्रॉड मनी में आ गए आपके पास फाइनेंशियल सेविंग अकाउंट्स आ गए, शेयर्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए। तो फर्स्ट ऑप्शन है, बोथ ब्रॉड एंड नैरो मनी कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, क्या कोइंस को आप यूज कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज, कैश को, डिमांड डिपॉजिट को, यस। मिल्क को कर सकते हैं, एग को कर सकते हैं, वेजिटेबल को कर सकते हैं, नो। तो पढ़ा था ना मनी के चैप्टर के अंदर कि हाँ वो जो एक ये जो करेंसी है इसके फंक्शंस हैं,
4, तो चाहे नैरो हो या ब्रॉड हो, दोनों स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर यूज होते हैं। आंसर तो ये ठीक है। आगे देखते हैं। ब्रॉड मनी इंक्लूड्स ऑल फाइनेंशियल एसेट्स दैट इंडिविजुअल्स कैन ट्रेड। कुछ ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो ट्रेड नहीं भी हो सकते। गवर्नमेंट एक्सरसाइज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर नैरो मनी बट हैव नो इन्फ्लुएंस। दोनों पे कंट्रोल है भाई गवर्नमेंट का, नैरो पे भी ब्रॉड पे भी। नैरो मनी कंसिस्ट ऑफ नोट्स ओनली, तो डिमांड डिपॉजिट मिस कर गया। आंसर ए है। नेक्स्ट, the quantity theory of money states that MV is equal to PT, M money supply, V velocity of money, P price, T transaction of goods and services। बहुत सिंपल। अच्छा, कुछ जगहों पे MVPY भी होता है, Y आउटपुट होता है। अब आप चेक करें, टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज द आंसर। टैक्स का कोई ताल्लुक नहीं, टोटल अमाउंट ऑफ ट्रेड भी नहीं, ट्रांसफर अर्निंग का भी कोई ताल्लुक नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, एन इकोनॉमी हैड अ लार्ज नेगेटिव आउटपुट गैप। नेगेटिव आउटपुट गैप, दिस इज योर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। कौन सी वाली है ये? सॉरी सॉरी, लॉन्ग रन एवरेज, सॉरी यार, क्या यार, लॉन्ग रन की आपके पास आ रही है एग्रीगेट सप्लाई, LRAS। दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट रन की, दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। तो क्या होता है नेगेटिव आउटपुट गैप? दो किस्म का होता है। एक में डिमांड फेल हो जाए, तो आप ये ए पॉइंट से बी पे आ गए, तो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है, मैक्सिमम पोटेंशियल जीडीपी जो आपकी है, उससे आप बिलो पे प्रोड्यूस कर रहे हो Y1 पे, ये आपका नेगेटिव आउटपुट गैप है, डिमांड एफिशिएंसी। दूसरा कौन सा तरीका होता था? सप्लाई फॉल कर जाए, तो तो वो आपके पास क्या होता है, प्राइस भी राइज कर रही है, प्राइस भी राइज कर रही है और अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है। ठीक है। क्या होता है, इसे क्या कहते थे? स्टैगफ्लेशन। लेकिन यहाँ पे उसने कहा है कि किस वजह से नेगेटिव आउटपुट गैप आया है? C+I+G+X-M लेस है, यानी एडी फॉल कर गई है। या आपकी बुक में ये वाली डायग्राम बनी होती है अक्सर, ए यूं करके, वो फर्स्ट वाला एडी बनाता ही नहीं है। तो दिस वन, दिस, तो ये व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? तो अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होगी? साइक्लिकली होगी ना। नेक्स्ट चलते हैं जी। 16th MCQ है जी। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी हाउस होल्ड पे 0.20 in tax on every $1 increase in their gross income and spends 3/4 of every increase in their disposable income। ठीक है। तो इसका मतलब है उसने आपको MPC भी दे दी है और आपको MPT भी दी है, या मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स भी कहते हैं, MPT भी कहते हैं, ये दोनों दे दिए हैं। तो दो लीकेजेस दे दिए हैं, सॉरी, एक तरह से आपके पास दो लीकेजेस आ गई। कैसे? देखें, 1 - MPC करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? MPS आ जाएगा। ठीक है। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? 1/MPS प्लस MRT, मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, या MPT। तो दोनों आपके पास मौजूद हैं अब तो। कैसे मौजूद हैं? आपने 3/4 को डिवाइड करना है, कैलकुलेटर लाओ था, लेके जाना था ना आपने। 3/4 क्या होता है? 0 पॉइंट, ये इधर करते हैं, 1/0, 1 - अगर मैं 1 - MPC करूं तो वो क्या होगा? 1 - 0.75। तो वो जस्ट मैं MPS निकालने के लिए, तो MPS आपके पास क्या आ गया? MPS आपके पास आ गया भाई 1/0.25, ये MPS है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी MPC 0.75 है, जो कि ये है, तो MPS आपके पास होगा 0.25। क्यों? क्योंकि MPC और MPS दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आता है? 1। गॉट इट? तो भाई अब आ गया ये आपके पास। हाँ जी, चलें। तो और टैक्स क्या रेट है? टैक्स रेट है 0.2। एवरी $1 पे 0.2, तो यहाँ भी 0.2 ही आएगा जी। तो अब आपके पास ये है जी 0.45। तो 1 को डिवाइड करें, 1 को आप डिवाइड कर दें 0.45 पे, तो आपके पास आंसर आता है 2.22 अप्रॉक्स। तो ये नियरेस्ट टू दिस, टू नहीं हो सकता। ठीक है। चलें जी आगे। तो क्या किया हमने? MPS 0.25,
और ये आपके पास है 0.20 MRT। अब आपने इसे डिवाइड किया एंड देन यू विल गेट इट्स अ क्लोज्ड इकोनॉमी। इसमें कोई MPM यानी तीसरा जो लीकेज होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, वो नहीं है। तो जस्ट यू हैव टू लीकेज, यू हैव डिवाइड दिस टू गेट द मल्टीप्लायर। व्हाट इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इनमें से नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कौन सी चीज नहीं इंक्रीज करेगी? देखें, आप अगर फिलिप्स कर्व यूं ड्रॉ कर देते तो ये पॉइंट जो था, ये लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व हो गई, ठीक है जी। तो ये आपके पास जीरो, चलेंगे ऐसे करते हैं, 6% है ये आपके पास नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसको कौन सी चीज नहीं चेंज करेगी, ये देखना है हमने। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लीड्स टू मिसमैच बिटवीन स्किल्स। अच्छा, एक बात बताता हूँ मैं आपको। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, वो मिलके बनता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट से और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये इसकी इक्वेशन है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल से। साइक्लिकल का कोई रोल नहीं है। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज जस्ट लाइक नॉट डिसाइडिंग अबाउट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप देखें यहां पर, तो ये आपके पास मिसमैच वाला सर्च अनएम्प्लॉयमेंट, ओ ये टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट तो स्ट्रक्चरल है, ठीक है। द वर्कर्स डिलेइंग सर्च ये फ्रिक्शनल है। वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब बिकॉज ऑफ जनरल डिक्लाइनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या कहते हैं जी इसको? याद है जी? इकोनॉमिक एक्टिविटी के डिक्लाइन को क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल, ट्रेड साइकिल, रिसेशन इन द इकोनॉमी, एडी का फॉल, नेगेटिव आउटपुट गैप, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। डी आंसर है जी। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डी से नहीं फॉल होगा या चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, एन इकोनॉमी एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रियल जीडीपी। देखें, एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुई है, रियल जीडीपी भी इंक्रीज हुई है, ये क्या हुआ है? व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू एक्सप्लेन दिस? डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप हैज नैरोड, आई थिंक नॉट। तो अनएम्प्लॉयमेंट ही रहेगी। द इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग एक्चुअल एज वेल एज पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रूफ करना पड़ेगा। इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग फर्दर अवे फ्रॉम इट्स पोटेंशियल आउटपुट। फर्दर अवे फ्रॉम पोटेंशियल तो नहीं पॉसिबिलिटी। क्यों? अगर आप पोटेंशियल आउटपुट से आगे जा रहे हैं फर्दर अवे, लाइक दिस एंड दिस एंड दिस, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट हो? तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि एंड देयर हैज बीन अ नेट आउटवर्ड माइग्रेशन। नेट आउटवर्ड माइग्रेशन, तो वो तो अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करेगा। वर्कर जो अनएम्प्लॉयड थे कंट्री के अंदर, वो तो चलेगा बाहर। सो आंसर इज एक्चुअल एंड पोटेंशियल। अगर आप ये देखें ना, दिस इज व्हाट योर एडी इज, ठीक है। अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, और अगर आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है जीडीपी का, तो देर इज अ स्ट्रक्चरल चेंज। देर इज अ चांस के स्किल, न्यू स्किल रिक्वायर्ड हो, तो जो तो आपके पास कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होगी? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती। तो दो काम होंगे आपके पास जब ये बी आपका आंसर। और जीडीपी तो बढ़ेगी डेफिनेटली। द ग्राफ शोज कंज्यूमर प्राइसेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट फॉर कंट्री बिटवीन 2002 एंड 2007। क्या कहता है ये ग्राफ? ओके, व्हाट इज कंक्लूडेड फ्रॉम द ग्राफ? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉल राइज कर रहा है, और आपके पास है अनएम्प्लॉयमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स, वो राइज फॉल कर रहा है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड? देखते हैं जी। अनएम्प्लॉयमेंट 2003 से लेकर 2007 तक फॉल हुई है, और इन्फ्लेशन राइज हुआ है। वाओ, ग्रेट, ये तो बड़ा जबरदस्त हो गया। इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग यहां से ऑनवर्ड, और अनएम्प्लॉयमेंट इज फॉलिंग। ये तो फिलिप्स कर्व की तरह बन रहा है। बिटवीन 2000 अनएम्प्लॉयमेंट प्राइस मूव द सेम डायरेक्शन। Prices are lowest. Price rose continuously. The number of unemployed workers fell over the period of time. Prices rose continuously over the period of time. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी दोबारा फोकस। अच्छा, अब है ये कि देखे ना, मुझे लगा कि ये फिलिप्स कर्व का देगा, लेकिन इसने नहीं दिया।
तो बात ये है कि ये थ्रू आउट द पीरियड अगर आप देखें तो स्टूडेंट समझेंगे सर देखें ना ये तो इन्फ्लेशन फॉल कर रहा है, प्राइसेस फॉल कर रही हैं। भाई प्राइसेस फॉल नहीं कर रही, रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉल कर रहा है, ये परसेंटेज में है। 3% प्राइसेस यहाँ राइज कर रही थी, अभी 2% राइज कर रही है, अभी 1% राइज कर रही है। प्राइसेस तो कंटिन्यूअसली राइज कर रही है थ्रू आउट द पीरियड। आंसर सी है। नेक्स्ट। अच्छा, what is most likely to decrease as a result of 2 year of फॉलिंग रियल जीडीपी? अगर 2 साल कंजेक्टिवली आपकी जीडीपी फॉल होती रहे तो क्या फॉल होगा भाई? एडी फॉल करेगा एक, आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन फॉल करेगा दो, आउटपुट पर आर का तो कोई ताल्लुक नहीं है। देखें, जब आपकी रियल जीडीपी फॉल कर रही है इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है आपकी प्राइसेस फॉल कर रही हैं। रियल जीडीपी फॉल कर रही है, फॉल कर रही है। इसका मतलब, एक मिनट, इसने क्या कहा? व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू डिक्रीज, सॉरी डिक्रीज कह रहा है, डिक्रीज। ठीक है, तो फॉलिंग रियल जीडीपी कब फॉल करती है? जब आपकी प्राइसेस राइज कर रही हो। ठीक है, गुड है। ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज लाइकली टू डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ 2 years ऑफ फॉलिंग रियल जीडीपी? हम्म। अच्छा जी, तो रियल जीडीपी कब फॉल करती है? या तो प्राइसेस राइज कर रही हूँ, या आपकी जो नॉमिनल जीडीपी है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, वो फॉल कर रही हूँ। तो दो पॉसिबिलिटीज को माइंड में रखना पड़ेगा। तो 2 कंसेक्टिव ईयर इन्फ्लेशन हुआ तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट तो इंक्रीज होगी। डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स फॉल करने के चांसेस हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो हुआ है। आउटपुट पर वर्कर का हम कुछ कह नहीं सकते, लिंक नहीं है। मेरा ख्याल ये है, आप भी बताइएगा, मेरा ख्याल ये है कि अगर हम इस बात को माइंड में रखें कि प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं क्योंकि रियल जीडीपी का है उसने फॉल कर रही है, तो मुझे लगता है कि आपकी डिमांड फॉर एक्सपोर्ट फॉल करेगी क्योंकि आपकी चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही हैं। अनएम्प्लॉयमेंट तो राइज करेगी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 24 है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 24 क्या कहता है? टाइम शॉर्ट हो रहा है, बस क्लास एंड हो रही है, देखते हैं जरा ये। तो डायग्राम में यहाँ पर देखते हैं, ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये x1 से x2 कैसे शिफ्ट है? व्हाट इज द शिफ्ट फ्रॉम x1 से x2? भाई देखें, ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था, अब ये हो गया। कॉमन सेंस ये है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जब भी चेंज होगा ना तो ये कर्व शिफ्ट होगा। तो देयर इज इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, नो देयर इंक्रीज इन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो चेंज हो गया, तो आंसर आपके पास है ए। नेक्स्ट आते हैं। तो 25, विच एक्शन इज ओपन टू द गवर्नमेंट टू कंट्रोल द रेट ऑफ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी? यहाँ पे था करेंसी, इंप्रूव द करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन है 25 हमारे पास। तो हो क्या रहा है हमारे पास? हमने क्या करना है? करेंसी की वैल्यू जो डिक्लाइन हो रही है उसे हमने क्या करना है? कंट्रोल करना है और इंप्रूव करना है करंट अकाउंट। तो इसके लिए यही होता है कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से अगर आप फिक्स की तरफ चले जाएं तो मसला आपका हल हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। लेस देन 1 मिनट है हमारे पास, लास्ट एमसीक्यू है। ठीक है, तो क्या कहता है कि इफ द कंट्री सक्सीड इन अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन अ सिंगल ईयर व्हाट विल हैपन? तो भाई पॉजिटिव एंट्री होगी हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंट के अंदर, और अनसर्टेनिटी के करंट अकाउंट के साथ क्या होगा? मे बी फ्यूचर के अंदर जब वो अर्निंग आए तो वो आउटफ्लो हो जाए, तो ये अनसर्टेन है। तो दिस इज व्हाट शॉर्ट रन एंड दिस इज लॉन्ग रन। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, आई एम डॉक्टर यासिर। और फॉलो मी एंड शेयर विद योर फेलो कि ये पेपर उन्होंने कैसे किया है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।